जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की पाठशाला में। साथियों, आज की क्लास में हम 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में जो भी महत्वपूर्ण करंट इश्यूज हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे तथा उस पर जानेंगे, उस पर बनने वाले जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन है उनको भी हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन, निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? तो मेरे साथियों, निपुण भारत का संबंध शिक्षा से संबंधित है। अब मैं निपुण की बात करूं तो निपुण ग्रेड 3 तक के विद्यार्थियों को अंक गणित में, किसमें, अंक गणित के अंदर उनको क्या है, उनको निपुण करना, उसकी समझ को विकसित करना है। निपुण भारत पहल का संबंध किससे? शिक्षा से। इसका उद्देश्य है कि जो ग्रेड 3 के विद्यार्थी हैं उनको अंक गणित के बारे में समझ और उसके अंदर निपुण करना उनका क्या है, उद्देश्य है निपुण पहल का। साथियों, निपुण पहल की मैं बात करूं तो ये समग्र शिक्षा, किसमें, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्य करेगा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत। अब समग्र शिक्षा जो है वो क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान था, सर्व शिक्षा अभियान तथा प्लस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, इन दोनों को मिलाकर सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग को मिलाकर क्या बनाया गया था, समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया था। तो ये जो निपुण भारत पहल है ये किसके अंतर्गत कार्य करेगा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्य करेगा। साथियों, इसकी घोषणा जब वर्तमान में इसके मंत्री निशंक जी थे तो उन्होंने की थी, लेकिन वर्तमान में इसके जो कैबिनेट मंत्री वो चेंज हो गए, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हमारे कौन हो गए, धर्मेंद्र प्रधान बन गए। आइए और जान लेते हैं निपुण के बारे में कुछ बातें। देखिए साथियों, शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की, ठीक है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से हमने इसको याद किया था, लेकिन अभी जो शिक्षा मंत्री वो चेंज हो गए, तो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हो गए, धर्मेंद्र प्रधान जो है क्या हो गए, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हो गए। धर्मेंद्र प्रधान पहले क्या थे, भारत के पेट्रोलियम मंत्री थे। क्या थे, पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान पहले, लेकिन वर्तमान में ये क्या हो गए, एक शिक्षा मंत्री हो गए। किसकी जगह, रमेश पोखरियाल निशंक की जगह, ठीक है साथियों। तो निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026 से 2027 तक ग्रेड 3 के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक या अंकगणित प्राप्त करना है। साथियों, ये निपुण की क्या फुल फॉर्म दी है, ये हमारे काम की नहीं है, आप इसको चाहो तो याद मत करना, क्योंकि निपुण की मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पेपर में ना, हमसे केवल यही पूछेगा कि निपुण का संबंध किससे है, निपुण भारत का पहल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे, शिक्षा से। इसके द्वारा ग्रेड 3 के विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, संख्यात्मक रूप से, अंकगणित के रूप में क्या किया जाएगा, साक्षरता प्रदान की जाएगी। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। आइए चलते हैं। अब देखिए साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको पता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है और जहां तक ये तो वर्ष 2022 तक ये लागू हो जाएगी। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों, ये की गई कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, तैयार की गई है। वही मैं बात करूं सार्थक योजना का संबंध किससे, तो साथियों सार्थक योजना का संबंध नई शिक्षा नीति से ही है। सार्थक योजना का संबंध नई शिक्षा नीति को एक सही समय पर लागू करना तथा उसको प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाना, उसका उद्देश्य रहेगा, किसका, सार्थक योजना का। वही मैं बात करूं, हाल ही में कनाडा साहित्य सम्मान से सम्मानित करने वाली की घोषणा हुई है, तो वो किसको मिलने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है साथियों रमेश पोखरियाल निशंक को, जो पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं को कनाडा के साहित्य सम्मान से क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। तो वर्तमान में कौन है शिक्षा मंत्री, हमारे धर्मेंद्र प्रधान। ये रमेश पोखरियाल क्या थे, पहले शिक्षा मंत्री थे, इनको कनाडा के साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, चर्चा में रही दरबार प्रथा या दरबार मूक प्रथा किस राज्य संघ शासित प्रदेश से संबंधित है, तो आपको ये मैप में देखकर पता चल गया होगा कि ये किससे है, जम्मू कश्मीर से। तो चर्चा में रही दरबार मूक प्रथा किस संघ शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये है जम्मू कश्मीर से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये दरबार मूक प्रथा क्या है, तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, शीतकालीन राजधानी अलग है और ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग है, ठीक है। जहां 6-6 महीने क्या रहती है, राजधानी रहती है। तो क्या होता है साथियों, जब 6 महीने श्रीनगर इसकी राजधानी रहती है और 6 महीने इसकी जम्मू कश्मीर राजधानी रहती है, तो क्या होता है, जैसे 6 महीने रहना है, तो 6 महीने के अंदर क्या क्या किया जाता है, अगर मान के चलिए जम्मू कश्मीर में है इसकी राजधानी और उसके बाद ये क्या हो रही है, श्रीनगर में हो रही जा रही है, श्रीनगर में क्या होने जा रही है 6 महीने बाद, तो यहाँ के देखिए जो भी कागज है, जो पूरा स्टाफ है, जो पूरा तामझाम है भाई,
सारा सामान को लेकर कहाँ जाया जाता है, श्रीनगर लेके जाया जाता है। ठीक, फिर 6 महीने बाद क्या हो जाता है, वहां का पूरा सामान कहाँ के लेके जाता है, जम्मू कश्मीर में लेके जाता है। पूरे कागज जाते हैं, पूरा जो क्या बोलते हैं 8,000 से लेके 9,000 तक का जो पूरा स्टाफ है इसमें, वो पूरा स्टाफ वहां पर जाता है और पूरे सबको पलायन करके कहां पर शिफ्ट किया जाता है, श्रीनगर शिफ्ट किया जाता है। फिर 6 महीने बाद श्रीनगर से जम्मू कश्मीर शिफ्ट किया जाता है। तो ये प्रथा क्या कहलाती है, दरबार मूव प्रथा कहलाती है, जो हर बार वर्ष में 2 बार होती है, 6-6 महीने बाद। तो साथ ही इसमें क्या होता है कि भारत सरकार का मैं कहूं तो 200 करोड़ रुपए साल में एक बार में खर्च हो जाता है केवल दरबार मूव करने पे। तो साल में 200 करोड़ का खर्चा भारत सरकार को घाटा होता था। तो वर्तमान में ये जो 149 साल पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा, इन्होंने इसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कार्य करने वाले कर्मचारी हैं अभी जिस जगह वहीं रहेंगे, वहां से ऑनलाइन के माध्यम से सारे कार्य करेंगे। तो अभी जो दरबार मूव की प्रथा है वो उसको नहीं चालू नहीं किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कागज है वो उसी जगह रखे रहेंगे। तो ये दरबार मूव प्रथा जो 149 साल बाद क्या होगी, समाप्त कर दी है। आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर में खत्म हुई 149 साल पुरानी परंपरा। ये है, देखिए मनोज सिन्हा जो आपको दिख रहे हैं, ये वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। तो वही मैं बात करूं साथियों कि जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन है या पहले गवर्नर कौन रहे, तो साथी बोल रहे हरीश मुर्मू। कौन रहे, हरीश कुमार मुर्मू क्या रहे, जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल रहे। ठीक है, अब देखिए एलजी मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो ग्रीष्मकालीन होती है तो वो क्या होती है, श्रीनगर होती है जम्मू कश्मीर की राजधानी। भाई शीतकालीन राजधानी क्या होती है, जम्मू होती है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होती है, श्रीनगर। इसको भी याद कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पूछा जाता था। लेकिन अब तो लद्दाख अलग हो गया, 370 हटा दिया, उसके कारण लद्दाख क्या हो गया, अलग हो गया है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी क्या है, जम्मू। के बीच कार्यालयों को स्थानांतरण, जो कार्यालय का स्थानांतरण होता था 149 साल बाद पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। साथियों ये सभी डाटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभय गोस्वामी पर शेयर कर देता हूं, तो पर जाकर ये आप सारा डाटा पढ़ सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए साथियों और जान लेते हैं। देखिए, अब ये परंपरा शुरू कब हुई थी, तो 1872 में माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह, ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये कौन है, महाराजा डोगरा गुलाब सिंह। डोगरा सम्राट कौन है, महाराजा गुलाब सिंह। 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी। परंपरा को 1947 के बाद जब हमारा भारत देश आजाद होता, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में ये परंपरा राजनीतिक वर्ग द्वारा जारी रखी गई, क्योंकि ये एक प्रमुख बल के रूप में काम करता था। लेकिन वर्तमान में 149 साल बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। इससे लगभग 200 करोड़ का फायदा भारत सरकार को होगा प्रत्येक वर्ष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, 4 जुलाई 2021 को किसने, कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं, हाँ ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन था। 4 जुलाई 2021 को किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता, तो साथियों ये जीता है मैक्स वेस्टपेन ने। ये है मैक्स पेन जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये रेडबुल के गाड़ी चालक है। इन्होंने क्या जीता, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इनकी मैं बात करूं तो ये लगातार 3 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। ये लगातार 3 बार ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। तो ये F1 इसको याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो ये जीता साथियों मैक्स वेस्ट पेन ने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। आइए जानते हैं आगे और। देखिए, मैक्स वेस्टरपेन ने जीता फॉर्मूला 1, वही F1 जिसको बोलते हैं, का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2000 का खिताब। ये देखिए, रेड बुल के मैक्स वेस्टरपेन ने रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता 2021 का फॉर्मूला F1 चैंपियनशिप, इन्होंने क्या कर ली है, जीत ली है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अक्सर चर्चा में रहने वाली पंचमुला झील किस राज्य में स्थित है, साथियों ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। अब आपके मन में आएगा कि सर ये चर्चा में क्यों रही, तो साथियों ये जो आपको मगरमच्छ दिख रहे हैं, ये इन मगरमच्छों को क्या किया जा रहा है, यहाँ से स्थानांतरित करके कहीं और ले जाया जा रहा है। इन मगरमच्छों को यहाँ से क्या किया, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनको शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, तो साथियों पर्यटन को बढ़ाने के लिए, क्या बोलते हैं, पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, इन मगरमच्छों को शिफ्ट किया जा रहा है पंचमुली झील के अंदर से। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्या परिवर्तन, तो साथियों ये जो पंचमुली झील है, ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपने सुना होगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की जो प्रतिमा है, ये क्या है कि इसी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में। तो यहाँ पे पर्यावरण के मद्देनजर रखते हो
पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ से मगरमच्छों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो उसका भी आप याद कर लीजिए कितने मीटर की, 182 मीटर की है। तो ये जो झील है नर्मदा नदी के किनारे जो बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, ठीक है, और उसी के पास में ये क्या है, पंचमूली झील है। तो इसको, इसके जो मगरमच्छ उनको क्या करा जा रहा है, यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। चलते आइए और जान लेते हैं कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। देखिए सांबर झील, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई झील है। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में। चिल्का झील उड़ीसा, ठीक है। पेंगोंग झील की बात में करूं, ये वुलर झील, ठीक है, ये वुलर झील तो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देखिए पेंगोंग झील ये कहां है, लद्दाख, ठीक है। नक्की झील ये कहां है, राजस्थान। वहीं मैं लोनार झील की बात में करूं तो ये कहां है, महाराष्ट्र। डल झील कहां है, जम्मू कश्मीर। वुलर झील की बात में करूं तो ये भी कहां है, जम्मू कश्मीर। लोकटक झील की बात करूं मैं तो क्या है, मणिपुर। यहाँ के क्या है, संगाई हिरण, या मैं कहूँ डांसिंग डियर कहाँ के, यहाँ के फेमस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो जल की फुमड़ी होती है वहां पर डियर, जो बियर रहता है वो चकता है, तो वो डांस करती हुई नजर आती है जो जल की फुमड़ी रहती है, तो इसलिए वहां के उसको बियर को क्या कहा जाता है, डांसिंग बियर किया जाता है, ठीक है। तो लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है, साथियों? तो ये कर दिए 62 वर्ष, ठीक है। 62 वर्ष क्या कर दिए केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की बात में करूं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो ये क्या एलआईसी, तो इसकी 7 से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, इसकी उम्र 62 वर्ष कर दी गई है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, एम आर कुमार जो है, कौन है, एलआईसी के वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए साथियों ये एम आर कुमार, ठीक है। अब देखिए भारत सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष तक बढ़ाई। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनिमय 1960 में संशोधन करके आईपीओ के लिए बाध्य एलआईसी के अध्यक्ष एम आर कुमार, ये देखिए एम आर कुमार, ये देख रहे हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तक बढ़ा दी है, ठीक है साथियों। तो इस बात को आप याद कर लीजिएगा। तो एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, एम आर कुमार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कुछ और प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए साथियों अभी हाल ही में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे किया गया है, रणजीत सिंह देसाले। रणजीत सिंह देसाले को विश्व बैंक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। देखिए साथियों अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किया गया, किसको, अनूप कुमार पांडे। मैं चुनाव आयुक्त बोल रहा हूँ, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बोल रहा हूँ। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चुनाव आयुक्त तो कौन होगा, अनूप कुमार पांडे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष भी बने, तो ये कौन बने, अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष भी बने। आइए साथियों हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी बने, कौन बने, ये सुरेश पटेल। सुरेश पटेल को क्या बनाया गया, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। वही मैं बात करूं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का दूसरा कार्यकाल में किसे नियुक्त किया गया, तो एंटोनियो गुटेरेस। ये सभी क्वेश्चन मैं पहले भी की क्लासों में कंप्लीट कर चुका हूं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उन क्लास को भी जाकर आप पढ़ सकते हैं ना। तो ये वहीं से मैं क्वेश्चन पहले भी आपको पढ़ता चुका हूं। तो महासचिव कौन नियुक्त हुए, एंटोनियो गुटेरेस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों 5 जुलाई 2021 को भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, साथियों ये किया गया सुधांशु मित्तल को। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे, देखिए ये कौन है, सुधांशु मित्तल। इनको क्या किया है, खो खो का महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साथियों अगर मैं खो खो की बात करूं तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो साथियों खो खो के अंदर खिलाड़ी तो होते हैं 12, कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं 12, लेकिन मैदान में खिलाड़ी खेलते कितने, 9, ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रखना, खिलाड़ी होते तो खो खो के अंदर 12 है टीम में, ठीक है, सिलेक्शन 12 खिलाड़ियों का होता है, लेकिन मैदान में खेल एक बार में खेलते कितने खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी खेलते हैं मैदान के अंदर। ये वाली बात आप याद रखना है ना, क्वेश्चन को गलत मत करना, कई बार एग्जाम में घुमा के पूछ देता है कि खो खो में, खो खो के फील्ड पर सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों की संख्या 12 दे देगा, 9 दे देगा, 11 दे देगा, तो कितने सम्मिलित होते हैं फील्ड पर, तो देखिए सम्मिलित होते हैं 9, लेकिन खिलाड़ी टोटल एक टीम में कितने शामिल होते हैं, 12। इस वाली बात को आप याद रखना, कई बार एग्जामिनर ने इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साथियों गोवा में नवंबर 2021 से आयोजित किया जाएगा 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। साथियों आपको ये बात पता ही होगी कि प्रत्येक वर्ष गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कि इस बार अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, गोवा में, सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है कौन से नंबर का है, तो ये 52वें नंबर का वर्ष 2021 में गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कौन से नंबर का है, ये पूछेगा परीक्षा में, तो ये कौन से नंबर का है, 52वें नंबर का आयोजन। इसको गोवा कार्निवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, देखिए भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 52वें, ठीक है, इफ्फी के लिए विनियम और पोस्टर जारी किया गया। तो ये पोस्टर किसने जारी किया था? प्रकाश जावड़ेकर ने, जो क्या कहते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री। लेकिन साथियों इनकी भी छुट्टी हो गई है प्रकाश जावड़ेकर की। तो वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये है अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर को क्या बनाया गया है? वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है। उसके साथ साथ अनुराग ठाकुर क्या है? खेल मंत्री भी बने हैं। खेल मंत्री पहले कौन थे? किरण रिजिजू जी। उनकी जगह क्या हुआ? अनुराग ठाकुर को क्या बनाया गया है? खेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री भी इनको नियुक्त किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों मुंबई और पुणे करेगा 2022 महिला एशिया कप। महिला एशिया कप बोलो तो फुटबॉल का जो महिला एशिया कप होने जा रहा है, उसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है? अपना मुंबई और पुणे। पहले ये करने जा रहा था भुवनेश्वर और अहमदाबाद। कौन? भुवनेश्वर और अहमदाबाद। लेकिन कोरोना के चलते हुए एक टीम को दूसरी जगह लेकर शिफ्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, जबकि मुंबई और पुणे तो क्या पास पास में है। तो महिला एशियाई कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2021 का? मुंबई और पुणे में। भारत में महिला, हो तो भारत में रहा है, लेकिन भारत में भी कहाँ हो रहा था? ये पहले भुवनेश्वर पढ़ लेते हैं, देखिए पूरा। भारत में महिला एशियाई कप मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। जब एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने प्रतिभागियों की यात्रा के समय को कम करने के लिए, वो यात्रियों कम समय को कम करने के लिए, क्योंकि कोरोना के चलते रिस्क ज्यादा थी कि कहीं कोरोना हो जाए इनको, तो जैव सुरक्षित बुलबुले के लिए इष्टतम वातावरण। अब एक देखिए क्वेश्चन आया यहाँ पे, जैव संरक्षित बुलबुले ये क्या होता है साथियों? ये एक तरह का कंसेप्ट होता है। क्या है कि जब भी इसमें जितने मैच होते हैं, एक तरह का मान चलिए इस ग्राउंड में मैच हो रहा है, तो इस ग्राउंड को इस तरह पैक कर दिया जाता है कि कोई भी बाहर से खिलाड़ी इसमें अंदर से नहीं आएगा, कोई बाहर का व्यक्ति, और इसमें अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक मैच चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का इसको क्या कन्वर्ट कर दिया जाता है इससे, ताकि क्या होता है कोरोना का खतरा कम हो जाता है। तो भुवनेश्वर और अहमदाबाद को स्थानों के रूप में हटा दिया। अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाडी में शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को नए स्थानों के रूप में चुना गया। ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो कहां किया जाएगा एसबीआई कप की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई और पुणे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में साथियों ये फोटो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, ट्रेजरी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है साथियों। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिनका असली नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान, लेकिन इनको क्या करते थे? दिलीप कुमार के नाम से जानते थे। साथियों में इनकी बात में करो तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर में हुआ था। पेशावर जो अभी कहाँ पे? पाकिस्तान में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। जिन्हें पेशावर रूप से दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है। 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजरी किंग के रूप में भी जाना जाता है साथियों। वही मैं बात करूं तो 1954 में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। उसके साथ साथ इनको 1954 में 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ये सन एक बार आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, या मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि 1994 है क्या है, मैं कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा। जहां तक मुझे पता है 1994 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ठीक है साथियों, वही इनको वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दोनों डाटा जो मैं सन, इसको मैं एक बार ऑप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि ये डाटा जहां तक मुझे पता है ये सही है 1994, लेकिन एक बार फिर भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा साथियों। तो इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है साथियों, भाई देखिए भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाले आईएफ सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की भी शुरुआत की गई साथियों। ये देखिए जो गोवा वाला जो है, ये गोवा वाला जो यहाँ पे कार्निवल होने वाला है या गोवा का जो फेस्टिवल होने जा रहा है, उसमें क्या हुआ है इस वर्ष क्या कर दिया है कि भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाले IFFI, ये भी मैंने बताया था, सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत कर दी गई है। ये सत्यजीत रे क्या है? ये भारत के एक डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की याद में क्या हुआ है कि सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। लेकिन ये कहां से की गई है? देखिए जो गोवा का ये जो होने वाला है ना, ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। इसी बार से ये शुरुआत की जा रही है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत इस साल से की जा रही है साथियों। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।